महाविद्या। भाषण कक्ष का दृश्य है। ऊंची वेदी पर आचार्य का आसन लगा है। वेदी के नीचे छात्रों के बैठने के लिए कतारों में कुर्सियां और बेंच बिछे हैं। पहली श्रेणी में बैठे हैं महाराजा होमराव सिंह, नवाब चोमरावली, जमींदार खुदींद्र नारायण, व्यापारी मिस्टर ग्रैब, संपादक मिस्टर हाउलर और कुछ अन्य रईस। दूसरी श्रेणी में है राजनीतिज्ञ मिस्टर गुहा, संपादक निताई बाबू, प्रोफेसर गाई, व्यापारी रूपचंद, दिवालिया लूट बिहारी गिरोह का सरगना गांठालाल, जमादार तिवारी और अन्य। तीसरी श्रेणी में बैठे हैं विशेषज्ञ मिस्टर गुप्ता, नए ग्रेजुएट सुरेश चंद्र और दिनेश चंद्र, क्लर्क नरेश चंद्र और अन्य। चौथी श्रेणी में है मजदूर पांचू मियां, मास्टर गवेश्वर, निकम्मा कांगाली चरण और भी बहुत से लोग। पहली श्रेणी की बातें। मिस्टर ग्रैब बोले कि हेलो महाराजा, देख रहा हूं कि आपने भी क्लास ज्वाइन की है। होमराव सिंह ने जवाब दिया कि हाँ, मामला जानने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है। वैसे ये जगत गुरु महाशय आखिर है कौन? ग्रैब बोले कि कुछ पता नहीं। कोई कहता है इनका नाम वेंडरलूट है और अमेरिका से आए हैं, तो कोई कहता है कि ये प्रोफेसर फ्रैंकेनस्टाइन है। फादर ओब्रायन तो कह रहे थे कि ये आदमी खुद शैतान है, पर रेवरेंड फिंच का मानना है कि ये दुनिया के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं। एक सुपरमैन, मुझे एक कॉम्प्लीमेंट्री टिकट मिला तो तमाशा देखने चला आया। मिस्टर हाउलर बोले कि मुझे भी एक मिला है। होमराव तंज कसते हुए बोले कि अच्छा, हमने तो बहुत मुश्किल से पैसे देकर खरीदे हैं। शायद जगत गुरु जानते हैं कि आप लोगों को कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मुफ्त टिकट थमा दिया। खुदींद्र नारायण बोले कि सुना है कि ये कोई बंगाली हैं जो विदेश से भेष बदल कर आए हैं, कहीं बोल्शेविक तो नहीं है। चोमराव अली बोले कि नहीं, ऐसा होता तो सरकार लेक्चर बंद करवा देती। मुझे लगता है जगत गुरु तुर्की से आए हैं। हाउलर बोले कि जो भी हो अभी पता चल जाएगा। दूसरी श्रेणी की बातें। निताई बाबू ने पूछा कि क्या किसी को पता है जगत गुरु कहाँ ठहरे हैं? एक बार इंटरव्यू के लिए जाना है। मिस्टर गुहा बोले कि सुना है बेलाल क्लब में है। रूपचंद ने टोकते हुए कहा कि नहीं, उन्होंने तो पकियापट्टी में डेरा डाला है। लूट बिहारी ने पूछा कि उन्होंने जो ये महाविद्या की क्लास खोली है वो आखिर है क्या? बचपन में तो बस देवी देवताओं वाली विद्या ही पढ़ी थी। प्रोफेसर गाई बोले कि अरे वो विद्या नहीं है। महाविद्या का मतलब है सारी विद्याओं की श्रेष्ठ विद्या, जिसे हासिल करके इंसान को असीम शक्ति मिलती है और वह सब पर राज करता है। रूपचंद बोले कि यहाँ तो हजारों लोग लेक्चर सुनने आए हैं, अगर सब राज करेंगे तो हुक्म कौन मानेगा? गांठालाल बोला कि क्या आप इसी बात से परेशान हैं? बस आप आदेश दीजिए, मैं और मेरा दोस्त तिवारी मिलकर सबको यहां से भगा देंगे। बस बदले में थोड़ा पान बीड़ी का खर्चा दे दीजिएगा। तिवारी बोला कि अरे अभी हंगामा मत करो भाई साहब, लोग बैठे हैं। तीसरी श्रेणी की बातें। सुरेश ने पूछा कि क्या आपने भी इसी साल पास किया है? आगे किस लाइन में जाने का सोचा है? नरेश बोले कि अभी कुछ तय नहीं किया, इसीलिए तो महाविद्या की क्लास में भर्ती हुआ हूं कि शायद कोई रास्ता मिल जाए। वैसे इस कोर्स का इंतजाम किसने किया है? सुरेश बोले कि पता नहीं भाई, कोई कहता है विदेश के किसी अमीर शख्स ने जगत गुरु को भेजा है, तो कहीं से खबर मिली है कि यूनिवर्सिटी ही गुपचुप तरीके से इसका खर्चा उठा रही है। मिस्टर गुप्ता चिढ़कर बोले कि यूनिवर्सिटी के पास पैसा कहाँ है? जो भी पैसा दे रहा है वो बस बर्बादी है। ऐसे लेक्चर से देश का भला नहीं होगा, पूंजी चाहिए और व्यापार चाहिए। दिनेश ने पूछा कि तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं और ये राजा महाराजा क्लास अटेंड क्यों कर रहे हैं? जरूर कुछ तो फायदा होगा। मुझे देखिए, मामूली तनख्वाह पाता हूं, फिर भी उधार लेकर फीस भरी है कि शायद हालत कुछ सुधर जाए। सुरेश बोले कि जगत गुरु आएंगे कब? घंटा बजने का समय तो हो गया। चौथी श्रेणी की बातें। गवेश्वर ने पूछा कि क्यों पांचू मियां, यहां किस लिए आए हो? पांचू मियां बोला कि बाबूजी, 1 रुपए की दहाड़ी में अब गुजारा नहीं होता, इसलिए लोटा बर्तन बेचकर एक टिकट खरीदा है कि शायद कोई तरकीब मिल जाए। पर हुजूर, आप लोग इतने पीछे क्यों बैठे हैं? आगे जाकर बाबू लोगों के साथ बैठे ना। कांगाली चरण डरे हुए स्वर में बोले कि डर लगता है भाई। गवेश्वर बोले कि हम यही ठीक है। देखो पांचू, अगर भाषण की कोई बात समझ न आए तो मुझसे पूछ लेना। घंटी बजी। जगत गुरु का प्रवेश हुआ। सिर पर सोने का मुकुट है, मुंह पर मुखौटा और बदन पर भगवा चोगा। उन्होंने आते ही अपना बाहरी चोगा उतार दिया। सिर मुंडा हुआ है, शरीर पर तेल मला है और वे सिर्फ एक लंगोटी पहने हुए हैं। उनके दाहिने हाथ में वरदान देने वाली मुद्रा है और बाएं हाथ में सेंधमारी करने वाला औजार। हॉल में पटपट तालियां बजने लगी।
होमराव हैरान होकर बोले कि इस आदमी का हुलिया कितना डरावना है। मिस्टर ग्रैब, क्या आप इसे पहचानते हैं? ग्रैब ने गौर से देखते हुए कहा कि चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जगत गुरु गरज कर बोले कि हे छात्रगण, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जगजयी बनो। मैं जो विद्या सिखाने आया हूं उसके लिए बहुत साधना चाहिए। तुम इसे एक दिन में नहीं समझ पाओगे। आज मैं सिर्फ भूमिका बताऊंगा। हे बालकों, तुम ध्यान से सुनो। जहां भी कोई उलझन हो मुझसे बिना डरे पूछना। प्रोफेसर गाई गुस्से में अपनी जगह से खड़े हो गए और बोले कि मैं इस पर कड़ा ऐतराज जताता हूं। जगत गुरु हमें बालकों और तुम कहकर क्यों बुला रहे हैं? क्या हम स्कूल के छोटे बच्चे हैं? ये गणमान्य लोगों की सभा है। यहां महाराजा होमराव सिंह और नवाब चोमराव अली बैठे हैं। अगर आप पद का सम्मान नहीं करते तो कम से कम उम्र का लिहाज तो कीजिए। हम में से कई लोग 60 की उम्र पार कर चुके हैं। संपादक हाउलर ने बीच बचाव किया कि इसमें आपकी बंगाली भाषा का दोष है। जगत गुरु विदेशी आदमी है, उन्हें आप और तुम का फर्क समझ नहीं आ रहा। और बालक शब्द में कुछ बुरा नहीं है। अंग्रेजी में इसे ओल्ड बॉय कहते हैं। खुदींद्र बोले कि अगर बांग्ला ठीक से नहीं आती तो अंग्रेजी में ही बोलिए ना। गाय फिर भी नहीं माने और बोले कि जो भी हो, मुझे इस पर आपत्ति है। मिस्टर गुहा ने भी उनका समर्थन किया। जगत गुरु मुस्कुराकर बोले कि वत्स, उतावले मत हो। मैं बांग्ला बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बांग्ला, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जापानी, ये सब मेरी मातृभाषाएं हैं। मैं बहुत पुराना आदमी हूं और पिछले 10-20 हजार सालों से ये महाविद्या सिखा रहा हूं। तुम सब मेरे स्नेह के पात्र हो, इसलिए मुझे तुम कहने का पूरा हक है। लूट बिहारी उछलकर बोले कि बिल्कुल हक है। आप हमें तुम कहिए या तू, जो दिल में आए कहिए। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस गुरुजी, अंत में हमें धोखा मत दीजिएगा। जगत गुरु शांत स्वर में बोले कि बेटा, मैं कोई चीज देता नहीं हूं, सिर्फ सिखाता हूं। खैर, तुम सबको यहां देखकर मैं बहुत खुश हूं। तुम सब हीरे जैसे लड़के हो, पर बस सही शिक्षा न मिलने के कारण तरक्की नहीं कर पा रहे हो। मिस्टर गुप्ता झल्लाकर बोले कि ये भूमिका छोड़िए और काम की बात पर आइए। जगत गुरु गंभीर हो गए और बोले कि हे छात्रगण, महाविद्या जाने बिना कोई भी इंसान सभ्य, अमीर या सम्मानित नहीं बन सकता। उसे जिंदगी भर बस लकड़ी काटने और पानी भरने जैसा छोटा काम ही करना पड़ता है। पर एक बात याद रखना कि साधारण विद्या और महाविद्या एक चीज नहीं है। तुमने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा कि विद्या वो धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता और जितना बांटो उतना बढ़ता है। ये बात सिर्फ साधारण विद्या के लिए सच है, महाविद्या के लिए नहीं। महाविद्या को सिर्फ अपने बहुत करीबी लोगों को बहुत सावधानी से सिखाना पड़ता है। अगर इसका प्रचार ज्यादा हुआ तो भारी नुकसान होगा। जब दो साधारण विद्वान टकराते हैं तो सिर्फ बहस होती है, पर जब दो महाविद्वान आपस में टकराते हैं तो सब कुछ चूर चूर हो जाता है। यूरोप का महायुद्ध इसका सबूत है। इसलिए महाविद्वानों को हमेशा एकजुट होकर काम करना चाहिए। हाउलर ने फिर आपत्ति की कि मैं इस भाषण के खिलाफ हूं। हमारे देश के लोग अभी महाविद्या हासिल करने के लायक नहीं हुए हैं और हमारे महाविद्वान दूसरों के साथ मिलकर नहीं चल पाएंगे। इससे बेकार में अशांति पैदा होगी। ग्रैब ने उसे टोका कि चुप रहो हाउलर, महाविद्या सीखना क्या हर किसी के बस का काम है। अगर लेक्चर सुनकर लोग मजे में महाविद्या के साथ थोड़ा खिलवाड़ भी शुरू कर दें तो बुरा क्या है। देश का ध्यान अभी किसी और तरफ भटकाना बहुत जरूरी है। हाउलर बोले कि जब इस देश में साधारण शिक्षा शुरू हुई थी तब भी हमने उसे खेल ही समझा था। अब नतीजा देख रहे हो ना। अब तो किताबों से पाठ हटाकर भी मामला संभल नहीं रहा है। खुदींद्र ने हामी भरी कि मिस्टर हाउलर ठीक कह रहे हैं। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। नवाब चोमराव अली अपनी मांग रखने लगे कि भला बुरा तो सरकार तय करेगी, पर अगर महाविद्या सिखानी ही है तो मुसलमानों के लिए अलग इंतजाम होना चाहिए। महाराजा होमराव ने सबको शांत कराया। ऑर्डर। जगत गुरु आगे बोले कि जब तक साधारण विद्या का थोड़ा बहुत ज्ञान न हो तब तक महाविद्या में महारत हासिल नहीं की जा सकती। पश्चिमी देशों ने इन दोनों विद्याओं का अच्छा मेल बिठाया है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में महाविद्वान नहीं है। तभी गांठालाल चिल्लाया कि गुरुजी, आप मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं। रूपचंद ने उसे डांटा कि दूर हट, तुझे कौन पहचानता है। गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं। जगत गुरु ने सबको अनसुना करते हुए कहा कि मूर्ख लोग महाविद्या का इस्तेमाल करते वक्त अपना आत्मसम्मान नहीं बचा पाते। पश्चिमी देश इस मामले में बहुत आगे हैं। जैसे म्यान के अंदर तलवार ढकी रहती है, वैसे ही महाविद्या को साधारण विद्या की चादर से ढककर रखना पड़ता है।
महाविद्या का मूल मंत्र ही यही है कि जब तक पकड़े न जाओ। प्रोफेसर गाई चौंक कर बोले कि आप ये कैसी गंदी बातें कर रहे हैं। सभा में चारों तरफ से शेम शेम की आवाजें गूंजने लगी। जगत गुरु बोले कि वत्स, शर्माओ मत। तुम्हारे ही एक पंडित ने कहा है कि एक बार शर्म को छोड़ दो तो तीनों लोकों को जीत सकते हो। अगर महाविद्या सीखनी है तो सच के नंगे रूप को देखकर डरना बंद करो। जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। जब कोई इंसान ये विद्या पहली बार सीखता है तो वो अनाड़ी शिकारी की तरह इसका गलत इस्तेमाल करता है। जहां जाल बिछाकर काम निकल सकता है वहां वो कुश्ती लड़कर बाघ को मारने पहुंच जाता है। 2-4 बाघ मर तो जाते हैं पर आखिर में शिकारी भी घायल हो जाता है। अपनी विद्या को गुप्त न रख पाने के कारण ही ये मुसीबत आती है। जब इंसान थोड़ा और चालाक होता है तब वह जाल बिछाना शुरू करता है और खुद छुप जाता है। पर अगर कुछ बाघ जाल में फंस गए तो बाकी बाघ सचेत हो जाते हैं और शिकारी का धंधा बंद हो जाता है। जाल ऐसा होना चाहिए जिसे कोई पहचान ही न पाए। महाविद्या को भी वैसे ही राज रखना पड़ता है। तुम में से बहुत से लोग अनजाने में अपने संस्कारों के कारण महाविद्या का प्रयोग करते हो, पर इससे तरक्की नहीं होगी। इसे दूसरों को बताना मना है, पर अगर खुद से भी इसे छुपाया तो इस पर जंग लग जाएगी। पूरे होश और समझ के साथ महाविद्या को चलाना पड़ता है। गाय ने सिर पकड़ लिया और बोले कि ये तो बहुत उलझन वाली बात है। लूट बिहारी बोले कि कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। जगत गुरु कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। प्रैक्टिस तो मुझे पूरी है, बस थ्योरी सीखने का समय नहीं मिला था। गुहा ने पूछा कि इतने दिनों तक कहाँ थे भाई? लूट बिहारी बोले कि ससुराल में था, उसी दिन रिहाई मिली है। गुहा ने ताना मारा कि नहीं भाई, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, देखो फिर पकड़े गए। लूट बिहारी बोले कि अब आपसे कहने में क्या बुराई है, हम दोनों ही महाविद्वान हैं। आखिर मौसेरे भाई जो ठहरे। महाराजा हुमराव सिंह ने सबको शांत कराया। ऑर्डर। गुहा ने पूछा कि अच्छा गुरुदेव, क्या महाविद्या सीखने से हमारे देश के सभी लोगों की तरक्की होगी? जगत गुरु बोले कि देखो बेटा, दुनिया में जितनी भी दौलत और संसाधन तुम देख रहे हो उसकी एक सीमा है, उसे बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर वह सब में बराबर बांट दी जाए तो किसी का पेट नहीं भरेगा। जो चीज सब लोग आजादी से इस्तेमाल कर सके उसे फिर संपत्ति नहीं माना जाता। इसीलिए दुनिया का इंतजाम ऐसा बना है कि कुछ लोग ऐश करेंगे और बाकी सब उनकी सेवा करेंगे। हमें बस मुट्ठी भर महाविद्वान चाहिए और ढेर सारे महामूर्ख। खुदींद्र बोले कि सुना महाराजा, यही बात तो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं। बिना रईस खानदानों के समाज टिकेगा कैसे? पर लोग हमें ही मूर्ख समझते हैं। जगत गुरु ने उन्हें टोकते हुए कहा कि गलत समझ रहे हो वत्स, तुम्हारे पूर्वज महाविद्वान थे पर तुम नहीं हो। तुम तो बस पुरानी कमाई को चबा रहे हो। तुम्हारे आसपास महाविद्वान घात लगाकर बैठे हैं। अगर उनके साथ कदम से कदम मिलाना नहीं सीखा तो जल्दी सड़क पर आ जाओगे। प्रोफेसर गाय ने झल्लाकर कहा कि साफ साफ बताइए न कि महाविद्या है क्या? तीसरी श्रेणी के छात्रों ने भी शोर मचाया कि बता दीजिए सर, बता दीजिए, घंटा बजने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। जगत गुरु बोले कि तो सुनो, महाविद्या पर हर इंसान का जन्मजात अधिकार है, पर इसे तराश कर और पॉलिश करके सभ्य समाज के लायक बनाना पड़ता है। तरक्की के साथ महाविद्या एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंची है। किसी को बताकर और सीधे सीधे छीन लेने का नाम डकैती है। छात्रों ने शोर मचाया कि वह तो महापाप है, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जगत गुरु आगे बोले कि पर अगर वही डकैती देश के नाम पर की जाए तो उसे वीरता कहते हैं। छात्र बोले कि वो हमारे बस का नहीं है। हाउलर बुदबुदाई की फालतू बात है। जगत गुरु ने कहा कि खुद को छुपाकर छीन लेने का नाम चोरी है। छात्र चिल्लाए कि छी छी, हम इसमें शामिल नहीं हैं। लूट बिहारी ने गांठालाल को उकसाया कि क्यों भाई, तुम चुप क्यों हो, तुम भी हामी भरो। जगत गुरु फिर बोले कि शरीफ बनकर छीनो और अंत में पकड़े जाओ तो उसे जुआचोरी कहते हैं। छात्र बोले कि राम राम, तौबा तौबा। गुहा ने लूट बिहारी को चिढ़ाते हुए कहा कि क्यों लूट बिहारी, आंखें क्यों मूंद ली? जगत गुरु ने अंतिम सूत्र दिया कि और जिस तरीके से ढोल पीट कर छीना जाए और अंत तक अपना मान सम्मान भी बना रहे और लोग जय जयकार करें, वही असली महाविद्या है। छात्र खुशी से झूम उठे और नारा लगाया कि जगत गुरु की जय, हमें वही चाहिए, वही चाहिए। गाय बोले कि पर वो छीन लेना शब्द थोड़ा आपत्तिजनक है। लूट बिहारी ने कहा कि आपके मन में खोट है इसीलिए खटक रहा है। छीन लेना पसंद नहीं है तो कहिए कि चूना लगाना। गाय ने डांटा कि कौन हो तुम बेशर्म, क्या तुम्हारा ज़मीर मर चुका है? जगत गुरु बोले कि वत्स, छीन लेना तो बस एक मुहावरा है,
सीधी बात यह है कि संसार की भलाई के लिए लोगों को समझा बुझाकर कुछ हासिल करना। लूट बिहारी बोले कि मेरा तो बस एक ही छोटा सा परिवार है, कुछ हासिल हो जाए तो बहुत है। महाराजा ने फिर डांटा, ऑर्डर। गाई बोले कि देखिए जगत गुरु, मैं अपने ज़मीर के खिलाफ काम नहीं करूंगा, पर आपकी वह बात दिल को छू गई कि संसार की भलाई के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि। लूट बिहारी ने टोका कि साहब, भगवान बेचारे को बार बार बीच में मत लाइए, वे चिढ़ जाएंगे। निताई ने पूछा कि अगर सब लोग महाविद्या सीख जाए तो क्या होगा। जगत गुरु बोले कि वह डर मत पालो, तुम सब अगर पूरी जान भी लगा दो तो भी मुश्किल से 2-4 लोग ही पार उतर पाओगे। सुरेश बोले कि सर एक बार टेस्ट तो ले लीजिए। जगत गुरु बोले कि अभी परीक्षा का कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा, बहुत साधना चाहिए। नरेश ने पूछा कि क्या हमें कुछ नंबर भी नहीं मिलेंगे। जगत गुरु बोले कि थोड़े बहुत तो मिलेंगे ही, पर उससे अभी रोटी रोजी नहीं चलेगी। नरेश बोले कि तो फिर हमें कुछ होम एक्सरसाइज ही दे दीजिए। जगत गुरु बोले कि घर पर सुविधा नहीं होगी बेटा, अभी तुम लोग बच्चे हो, कुछ दिन गुट बनाकर महाविद्या की प्रैक्टिस करो। खुदींद्र बोले कि ठीक कहा आपने, आइए महाराजा, आप, मैं और नवाब साहब मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं। प्रोफेसर गाई बोले कि मुझे भी शामिल कीजिए, मैं नियम कायदे लिख दूंगा। गुहा ने निताई से हाथ मिलाया कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूं। लूट बिहारी बोले कि मैं अकेला ही 100 पर भारी हूं, पर रूपचंद बाबू अगर मेहरबानी करके साथ ले ले तो। रूपचंद ने झिड़का कि खबरदार, मुझसे दूर रहो। लूट बिहारी बोले कि अच्छा, तुम्हारे जैसे बहुत अमीर देखे हैं। गांठालाल बोला कि हम किसी की परवाह नहीं करते। क्यों तिवारी जी? मिस्टर गुप्ता ने सुरेश और नरेश से कहा कि चिंता मत करो, मैं टेक्निकल क्लास खोल रहा हूं, भर्ती हो जाओ। रंगीन आलता, गुलाबी बीड़ी, घड़ी और पतंग की मरम्मत, दांत और डलिया बनाना सब सिखा दूंगा। दिनेश ने धीरे से पूछा कि गुरुदेव, चुपके से एक बात कहूं, मैं बिल्कुल लावारिस हूं। महाविद्या का कोई छोटा सा टोटका बता दीजिए, ज्यादा नहीं, बस जिससे 1-2 लाख रुपए आ जाए। जगत गुरु बोले कि बेटा तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे। महाविद्वान दूसरों को टोटका सिखाता है, खुद इन बातों में यकीन नहीं करता। दिनेश ने ठंडी सांस भरी कि टिकट का पैसा ही बर्बाद गया, इससे अच्छा तो डर्बी का टिकट ले लेता तो कम से कम कुछ दिन उम्मीद के सहारे तो कट जाते। गवेश्वर ने मायूसी से पूछा कि प्रभु मेरा क्या होगा, कोई मुझे अपनी टोली में शामिल नहीं कर रहा है। जगत गुरु बोले कि तुम बच्चे तैयार करो, उन्हें सिखाओ कि जो महाविद्या सीखता है वही गाड़ी घोड़ों की सवारी करता है। पांचू मियां ने अर्ज की कि धर्मावतार, मेरे लिए आपने क्या किया? जगत गुरु ने उसे टोकते हुए कहा कि तुम यहां आकर अच्छा नहीं किए बेटा, तुम्हारे गुरु रूस से आएंगे, अभी सब्र से काम लो। गुहा ने पांचू को पट्टी पढ़ाई कि क्या तू 10,000 चंदा जमा कर सकता है? मैं ऐसी यूनियन बनाऊंगा और ऐसा मोर्चा लगाऊंगा कि तुम सबकी मजदूरी अभी 5 गुना बढ़ जाएगी। मिस्टर ग्रैब तुरंत कड़क कर बोले कि खबरदार, मेरी जूट मिल की परछाई के पास भी मत फटकना। गुहा ने धीरे से उनके कान में कहा कि तो क्या मैं आपसे घर पर आकर मिलूं? कांगाली चरण ने झिझकते हुए पूछा कि देवता, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? जगत गुरु ने झुंझलाकर कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए, बोल डालो। कांगाली बोला कि अगर कभी ये महाविद्या पकड़ी गई तो फिर हालत कैसी होगी? जगत गुरु ने बस एक रहस्यमय मुस्कान दी और वेदी से नीचे उतर पड़े। तभी तेज घंटा बजा और चारों तरफ शोर मच गया। समाप्त।